आज जो है दूसरा पार्ट है और इसमें यहाँ तक हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। जनपद एक बैग नहीं बना, वह स्थान जो नदियों के किनारे हो, वह स्थान जो मार्केटिंग के लिए अच्छा हो, जहाँ धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी, जहाँ धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष में कहा गया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, पेट से वैश्य का जन्म और पैरों से शूद्र का जन्म। समुद्रगुप्त के जो है एक दो लड़के थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त विषय में नहीं आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आज हम लोग इतिहास के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, पहले भाग में हम लोग ये क्लास ले चुके थे, यानी आज जो है दूसरा पार्ट है और इसमें यहाँ तक की हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। आज की क्लास हम लोग की भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मरणोत्तरकालीन भारत और गुप्त काल से रहेगा, यानी ये आपके पार्ट 2 में है। और इसके बाद अभी आपने जो देखा होगा इसको, ये पार्ट 1 में था। एकदम सिलेबस वाइज ही क्लास चल रहा है। आयोग का जो सिलेबस है उसी के अनुसार सभी कंटेंट को दिए गए हैं। तो आइए देखा जाए भारत के प्रारंभिक राज्य। तो जनपद, महाजनपद के विषय में आपको इसकी पहले वाली क्लास में बताया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विषय में बताए थे। आज हम लोग जनपदों के उदय और सामाजिक व्यवस्था के विषय में देखा जाए। जनपद का जो है शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, जहां कबीले के लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे। और उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है का आयोजन जो है किया गया जाता था। और जो है पुरातत्वविदों को दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा प्रमुख जो है प्रारंभिक जो है जनपद थे। याद रखिएगा, जनपद एक बैग नहीं बना, वह स्थान जो नदियों के किनारे हो, वह स्थान जो मार्केटिंग के लिए अच्छा हो, जहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी, जहां धीरे धीरे वहां की आबादी बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो है 16 स्थलों को गिनकर महाजनपद बना दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से नेक्स्ट है, जनपद काल के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृदमांड जो है कहा जाता है। इस काल का समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो चुका था, जिसका आधार जन्म हो गया था। जैसा कि कल की क्लास में बताया गया था, ऋग्वैदिक काल में मनुष्य की कोई जाति नहीं थी। व्यक्ति जिसका जो मन आए वो काम करता था, उस काम के आधार पे उसका नाम पड़ा और उस नाम के आधार पे उसकी जाति पड़ गई और उनके फैमिली में जो है जन्म लेने वाले बच्चे उसी नाम के, उसी जाति के हो गए। यानी जाति की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में होता है, लोहे का आविष्कार भी उत्तर वैदिक काल में होता है और ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। और ये भी बताया गया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है और पुरुष सूक्त में कहा गया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, पेट से वैश्य का जन्म और पैरों से शूद्र का जन्म जो है हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपद और प्रशासनिक व्यवस्था। लगभग 2500 जो है ईसा पूर्व जो है वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों के राजाओं द्वारा अपनी राजधानियों की किलेबंदी, सुरक्षा, शक्ति और समृद्धि के प्रदर्शन जो है की जाती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में राजाओं ने सैनिकों को नियमित वेतन देकर अस्थायी सेना रखना शुरू किया, जिसका भुगतान आहत सिक्कों में होता था। राजाओं द्वारा नियमित कर वसूलने के लिए फसलों पर लगाया गया कर भाग कहलाता था, जो कुल उपज का जो है 1/6 हिस्सा कह सकते हैं, 1/6 हिस्सा होता था। यानी देखिएगा, जो राजा नियमित सेना रखने लगते थे और उनको सैलरी जो देते थे आहत सिक्कों के रूप में देते थे। कल की क्लास में बताए थे आपको आहत सिक्का क्या होता है। किसी धातु का जो है आकार और उस पर राजा द्वारा लगाई गई मोहर, उसको जो है आहत सिक्का, पंचमार सिक्का कहा जाता था या कसापड़ भी कहा जाता था। लेकिन जब भारत में यूनानी आए तो क्या किए कि धातुओं को गरमाकर एक प्लेट में बिछा दिए, एक बड़ा सा प्लेट बना दिए और एक साइज में जो है उस काट के गर्म ही काट के उसको जो है उस पर मोहर लगा के ठप्पा मार के उस पर जो है एक साइज में बन गया। तो उसे जो है यूनानियों द्वारा भारत में आहत सिक्कों को समाप्त करके उस तरह के सिक्कों को जो है बनाना शुरू किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से कारीगरों के कर के रूप में राजा के लिए महीने में एक दिन जो है श्रम मुफ्त काम था। यानी जो लेबर होते थे तो लेबर क्या करते थे, एक दिन में जो है मुफ्त कार्य करते थे राजाओं को, वही उनका कर होता था। व्यापारियों को, आइए देखा जाए, अगर व्यापारियों को वस्तुओं की खरीद बिक्री पर तथा पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव में देखा जाए, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव होता है 16 महाजनपद में। तो 16 महाजनपद में इस काल में कृषि में पहला बड़ा बदलाव
लोहे के फाल का उपयोग था, जिससे कठोर जमीन आसानी से जोता जाने लगा। यानी इसके पहले भी जोतने वाला काम होता था, लेकिन जो फाल होता था लकड़ी का हुआ करता था। इस काल में जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ तो जो हल था, हल भी कैसा हुआ, लोहे का हो गया, जो जमीन को जोतने में या पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के जमीन बनाने में आसान हो गया। और इससे क्या हुआ कि कृषि जो है और उन्नत जो है होने लगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कृषि में दूसरा बड़ा बदलाव धान का रोपण था, जिसमें बीज छिड़कने के बजाय पौधों को जो है खेतों में रोपा जाता था। धान के रोपण से फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से दास दासी भूमिहीन मजदूर का जो है कार्य करते थे। आइए देखा जाए प्रारंभिक राजाओं की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए महाजनपद काल में, तो राजतंत्र का बताए थे, राजा के वंशज राजा बनते थे राजतंत्र, और जनता द्वारा किसी को राजा चुना जाए तो गणतंत्र या संघ कहलाता था। तो राजतंत्र में मगध, कौशल, वत्स, अवंती याद रखेंगे, और गणतंत्र में वज्जी, लिच्छवी ये थे या जो है। और शासन की प्रकृति क्या थी, सत्ता एक ही राजा के हाथ में थी, जैसा कि हम बताए थे। राजा का पद पूरी तरह से वंशानुगत था, यानी राजा का लड़का ही राजा होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और एक अस्थायी विशाल सेना राजतंत्र में हुआ करती थी। गणतंत्र में क्या था, यह सत्ता किसी एक राजा के पास न होकर कई शासकों के समूह कुलीन वर्ग में बटी होती थी। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति खुद को राजा कहता था और निर्णय संस्थागर के मतदान, बहस और बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। और ये पुस्तक 349 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगा, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। जूनियर एसएसटी की क्लास जिनको लेना है, इस प्रैक्टिस सेट को पढ़िए, और इसमें हर क्वेश्चन के बाद जो है एमसीक्यू दिए गए हैं। इसको आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करके, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके 349 भी मंगा सकते हैं। ये बुक आप देख रहे होंगे, हर क्वेश्चन के बाद इसमें बॉक्स में इसका डिटेल यहाँ दिया गया है। और जो है आपको जो है एक ही चीज़ को जो है आपको रटने में, एक ही जगह पढ़ने में आपको सुविधा होगी। जरूर इसे पढ़ना चाहिए। टीचिंग लाइन की सर्वश्रेष्ठ बुक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। आइए देखते हैं, इस बुक को आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक आपको भेज दिया जाएगा। जो लोग बैच न लिए हो यूपी टेट का 1100 में है, इसको खरीद के सभी टेस्ट को, जितने टेस्ट दिए गए हैं सभी टेस्ट को जो है आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट है इसमें, आइए देखते हैं कि प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होता है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, सभी वीडियो के लिंक इस पर दे दिए जाते हैं। आइए देखा जाए मगध और वज्जी के विषय में। मगध के विषय में थोड़ा मैं आपको बता दूं, फिर जो है आगे आपको चर्चा करता हूं। अगर आप देखेंगे मगध किसे कहते थे, पटना को कहते थे। अगर ये मगध है तो मगध के पीछे आप देखेंगे तो पीछे क्या था, बिंद का जंगल था। क्या था, बिंद का जंगल क्षेत्र था। इतने खूंखार जंगल थे, इसमें शेर, हाथी थे कि कोई सामान्य व्यक्ति इसमें जल्दी जाता नहीं था। अब जानते होंगे छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है। अमरकंटक की पठार के विषय में आप जानते होंगे। तो अमरकंटक की पठार से जो है एक नदी निकलती थी, सोन नदी, जो मगध के इस साइड से होके बहती थी। इधर से आप जानते होंगे देवप्रयाग से जो गंगा नदी आती है वो यहाँ आके जो है बहती थी। यानी ये कह सकते हैं कि सोन नदी तो यहाँ के सहायक नदी बन जाती थी, तो सोन नदी इसी में आके मिल जाती थी, और ये गंगा नदी आगे चली जाती थी। तो यहाँ आप देखेंगे इधर गंडक नदी थी। कौन सी नदी थी, गंडक नदी थी। यानी तीन ओर से देखेंगे तो जल है, और इस जल में इस राजा द्वारा खतरनाक मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि इसको तैर कर भी कोई पार नहीं कर पाता था। और पीछे जंगल है, यानी यह इसकी रक्षा जो है स्वयं आप देखेंगे प्रकृति द्वारा हो रही है। इसके बावजूद भी मगध के शासकों ने किलेबंदी कराया अपनी सुरक्षा के लिए। आइए देखते हैं मगध के विषय में। मगध के जंगलों से मिलने वाले हाथियों का प्रयोग में सेना और लोहे की खदानों से मजबूत हथियार बनाने में किया गया। मैं बताना भूल भी गया कि मगध में लोहे का खानदान भी था, लोहे का खान भी था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये लोग लोहे के हथियार बनाया करते थे, और जो है हाथियों पे बैठ के भाला तीर सब चलाया करते थे। हाथियों का प्रयोग, इस जंगल से हाथियों को पकड़ के लाते थे। हाथियों का प्रयोग जो युद्ध में करते थे। उस समय दीवारें, कच्ची दीवारें बना करती थीं, और जो कच्ची दीवारों को हाथी तोड़ने में बहुत मदद करता था। इसलिए मगध बहुत जो है उत्कर्ष हुआ, बहुत आगे बढ़ा। कारण क्या, लोहे का खान। कारण क्या, इनके पास जंगल की सेना बहुत अधिक थी। आप जानते होंगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी किया, सेल्यूकस निकेटर की जो है पुत्री हेलेना से शादी किया, तो दहेज के रूप में जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य को दिया।
और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों को दान दिया। तो 500 हाथी कहां से लाया होगा? 500 हाथी की संख्या कम थोड़ी ना होती है, तो 500 हाथी इन जंगलों से पकड़ के लाया होगा, छोटे बच्चे थे उनको दे दिया था। खैर छोड़िए उसको, आइए आगे देखा जाए। यहाँ पे मगध के जंगलों से मिलने वाले हाथियों का प्रयोग और लोहे की खदानों से मजबूत हथियार बनाने में किया जाता था। मगध के 2 शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। और इस हर्यक वंश को क्या कल बताए थे? पृथहंता वंश कहा जाता है। पृथहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या करके राजा बैठे थे। जैसे बिंबिसार प्रमुख राजा था, इसका जो है पुत्र अजातशत्रु, इसका पुत्र ऐसे करते करते उदयन ने पटना शहर को बसाया और वो सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। वज्जी महांस जनपद की राजधानी वैशाली बिहार में थी, जहां एक अत्यंत सुदृढ़ जो है गणतांत्रिक शासन जो है व्यवस्था कार्यरत थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गढ़ या संघ की सभाओं में स्त्रियों, दासों तथा कर्मकारों, खेतिहर मजदूरों को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों ही इन गढ़ या संघ से संबंधित थे और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे। वज्जी संघ के लोकतांत्रिक स्वरूप और उस पर अजातशत्रु के आक्रमण का विवरण जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में मिलता है। गुप्त राजाओं द्वारा अंतिम रूप से विजय प्राप्त करने तक जो है 1500 ईसा पूर्व इन गढ़ संघ राज्यों का जो है अस्तित्व बना रहा है। अब आइए देखा जाए नेक्स्ट, इसमें बिल्कुल सिलेबस टू पॉइंट क्लास ली जा रही है। आप सिलेबस देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और जो है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना को देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब इनका पुत्र देखिएगा, इनका पुत्र कौन था? इनका पुत्र जो है बिंदुसार था। आप यहाँ देखेंगे तो क्लास आपको जल्दी समझ में आएगा। इनका पुत्र कौन था? इनका पुत्र बिंबिसार नहीं, याद रखिएगा, बिंदुसार। और बिंबिसार अभी आप पढ़े थे, कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का जो है संस्थापक था, अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? आप जानते होंगे, अशोक, याद रखिएगा। ये क्रम था। इस क्रम में सबसे आखिरी शासक जो था वो बृहदत्त था। तो बृहदत्त के विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी हत्या इसके प्रधानमंत्री, इसके सेनापति ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। खैर छोड़िए। तो मौर्य वंश क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक, उसका लड़का बिंदुसार, उसका लड़का अशोक और आखिरी शासक बृहदत्त था। आइए डिटेल हम लोग देखते हैं इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी तक शासक किया, यानी नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर 322 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त जो है गद्दी पर बैठा। आइए नेक्स्ट, इस ईसापुर में बैठा, ध्यान दीजिएगा, ईसापुर में, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम भी गद्दी पर बैठता है तो 319 ईस्वी में बैठता है, एडी में बैठता है। ये बीसी की बात हो रही थी, बताया थे बीसी उल्टा चलता है, 1 तक आता है, और एडी क्या होता है? 1 से फिर जो है 26 तक आ गया है। अब आते हैं हम लोग इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकस, इनकी अनुपाधि एंड्रोकस और ब्रिसल थी मुद्रा राक्षस में। और जो है आप अगर देखेंगे, चाणक्य की कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर साम्राज्य की स्थापना किया। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया। फलस्वरूप हेरात, कंधार, काबुल, मकरान मौर्य साम्राज्य में मिले थे। नेक्स्ट आइए, साम्राज्य की स्थापना एवं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। चाणक्य द्वारा राजनीतिक शास्त्र का लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो है, जिसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित किया था। युद्ध के बाद हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया तथा काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्या किया, उसे जो है सौंप दिया। सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत मेगास्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक जो है पुस्तक को लिखा था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा लेकर जो है जैन धर्म का अनुयायी हो गया। यहाँ समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब वृद्धावस्था को प्राप्त किया तो बिंदुसार को गद्दी बैठा दिया, और जैन मुनि थे भद्रबाहु, उसमें प्रमुख थे जैन धर्म के, तो वो भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। और उधर उत्तर भारत का कार्यकाल जो है श्वेतांबर के संस्थापक आप जानते होंगे
तो उनको देकर वो चले गए। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, यही दिगंबर बने और वो श्वेतांबर बने। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि मतलब व्रत करके या उपवास द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया था। और ये आफ्टर ब्रश आपको लेना चाहिए। जिन लोग को पढ़ने में सुस्ती हो, नींद आती हो और वीकनेस लगता हो तो उनको 1 चम्मच जो है ये जरूर ब्रश करने के बाद खाना चाहिए। बादाम से लेके सभी जैविक चीज़ों से बना हुआ है, या इसे आप भोजन के बाद भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, अच्छे रिस्पांस के लिए दूध के साथ भी ले सकते हैं। और ये आफ्टर ब्रश आप देख रहे हैं आर्गेनो कंपनी का, ये 50 रुपये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर खरीदते समय इस कोड का प्रयोग करते हैं आदित्य 2026। कोड जो है दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस नंबर से भी आप जो है मांग सकते हैं। बिंदुसार के विषय में आइए देखा जाए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। अब उसका पुत्र जो है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिसने यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात, अमित्रचेटस या शत्रुओं का नाश करने वाला जो है कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय जानते हैं, इस संसार में ढेर सारे वाद हैं। वाद मतलब विचार हैं, और विचारी संप्रदाय है। जैसे कहा जाए कि आदर्शवाद के जनक कौन है, तो प्लूटो है। तो आदर्शवादी क्या करते हैं, हर काम में भगवान 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 करते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान मर्जी के बिना ये शुभ काम नहीं हुआ है तो अशुभ काम की बात नहीं करेंगे। भगवान की मर्जी के खिलाफ बलात्कार जो हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है, इसका मतलब जो हत्या उन्हीं की इच्छा, उसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद प्रकृतिवाद आता है। तो प्रकृतिवाद कौन है, तो प्रकृतिवाद में कौन आते हैं, रूसो आते हैं। फिर प्रयोजनवाद, वो प्रकृतिवाद क्या कहते हैं कि हर कुछ प्रकृति देती है, प्रकृति सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। वो प्रयोजनवाद क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद के जनक कौन है, जांडीवी हैं। वो जांडीवी क्या कहते हैं कि आज का जो बचत करेंगे वही कल का भविष्य है। आज जो आप धर्म करेंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, यथार्थवाद के जनक। वो कहते हैं कुछ नहीं है इस संसार में, स्वर्ग नरक आगे पीछे कुछ नहीं है, सब बेवकूफ ढकोसला है, जो सामने है वही सत्य है। उसी तरह आजीवक संप्रदाय वाले थे, ये कहते हैं कि भाग के भरोसे, मनुष्य के भाग में जो कुछ लिखा है इस धरती पे आने पे वही मिलेगा, इसको छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान के बाबाओं क्या कहते हैं, सब स्वर्ग नरक बना देंगे, सतलोक बना देंगे, तुम लोग को पहुंचा देंगे, इस लोक से उस लोक में पहुंचाएंगे जहां सब कुछ सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया होगा। अरे ये लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं, बड़ा लोग बनाने वाले हो तो तुम लोग को नौकरी कर दो, सबको दिलवा दे, बिना पास किए तुम टेट पास हो जाओ, देखो वो बना दे रहे हैं, नहीं बनाएंगे, माइंड वॉश कर देंगे सब। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसकी स्थापना मौखलीपुत्र गौसाल ने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, एक दार्शनिक भेजने की जो है मांग की थी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को भेजा और बाद में जो है अशोक को भेजा, पूछा जाता है। यानी बिंदुसार ने सीरिया के तत्कालीन, उसके समकालीन सीरिया के शासक थे, उनसे कहा मुझे सूखी अंजीर भिजवा दीजिए, मीठा मदिरा भिजवा दीजिए, शराब, और एक दार्शनिक भिजवा दीजिए। तो सीरिया के शासक ने कहा ये दोनों चीजें तो हम भिजवा देंगे, लेकिन हम लोग दार्शनिक का आदान प्रदान नहीं करते हैं, दार्शनिक को नहीं बेचते हैं, दार्शनिक किसी को नहीं देते हैं। तो दार्शनिक को देने से मना कर दिया। ये बात एग्जाम में पूछता है। बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, और विद्रोह जब हुआ तो उसको दबाने के लिए पहले अशोक के भाई सुसीम को भेजा गया, और वो जब सफल नहीं हुआ तो बाद में अशोक को भेजा गया। अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। वहां के जनता ने कहा मुझे शासक वर्ग से कोई शिकायत नहीं है, शासक के जो कर्मचारी हैं उनसे दिक्कत है। नेक्स्ट आइए देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के विषय में देखा जाए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो 273 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, जबकि अभिलेखों में उसे देवनामप्री, देवताओं का प्यारा और जो है प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के राजा बनने का उल्लेख और उसके भाइयों से संघर्ष की कथा बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में जो है मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी जिस वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ यानी 269 में हुआ, यानी 8वें वर्ष जो है यानी 261 में
61 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने भेरी घोष या युद्ध नीति को जो है छोड़कर धम्म घोष सांस्कृतिक विजय अपनाया। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पूछता है अशोक के किस पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा गया? तो महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मोगलीपुरतीस के अध्यक्षता में हुआ था। भारत में शिलालेखों अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही प्रारंभ किया था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और जो है गुहा लेख में बांटा जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जबकि इसकी खोज स्टीफन थेलर ने 1750 में किया था। प्रश्न आ चुका है ये। अशोक के अभिलेख को खासतौर पर ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। इसकी खोज किसने किया था? स्टीफन थेलर ने 1750 में किया था। इसके पढ़ने से पहले जेम्स प्रिंसेप कौन था? टकसाल अधिकारी था। टकसाल क्या होता है भाई? तो टकसाल जो है सिक्का बनाने के कारखाने को कहा जाता है। टकसाल अधिकारी था और इसने जो है बहुत जल्दी ही 41 साल की उम्र में मर गया। इसके पढ़ने से पहले अशोक के अभिलेखों को, जो अशोक का अभिलेख था, उसको भारतीय इतिहास में श्रीलंका के शासक का अभिलेख कहा जाता था। लेकिन इसके पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और लोग जाने की जो है ये सभी अभिलेख भारत के राजा अशोक का ही है। अशोक का भावपूर्ण शिलालेख जो है उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे स्पष्ट प्रमाणिक साक्ष्य जो है प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। मौर्यकालीन प्रशासन व अर्थव्यवस्था आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य समाज का स्वरूप केंद्रीकृत था और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ या महापात्र 18 महापात्र या तीर्थ कहा जाता था, ठीक है, थे और उन्हें तीर्थ या महापात्र कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें सप्तांग सिद्धांत में 7 लोग थे। पहला स्वामी, दूसरा अमत्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड और 7वां मित्र। आपके एग्जाम में पूछता है सॉरी क्या पूछता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? इन 4 में से 3 का नाम दे देगा और एक का नाम आपको जो है उसमें से छांटना रहेगा कौन सा नहीं है। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, यानी प्रांत जिसको हम लोग राज्य कहते हैं उसको चक्र कहा जाता था, जिनका शासन कुमार या आर्यपुत नामक शाही राजकुमार संभालते थे। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्र स्पर कहा जाता था और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष जो है कहा गया है। मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि की व्यवस्था देखने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इस काल में सरकारी भूमि से होने वाले आय को सीता और किसानों से लिए जो है समान भूमि कर को 1/4 से 1/6 भाग कहते थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा जो है पड़ थी, जो चांदी की धातु से निर्मित होती थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके जो है शुंग वंश की क्या किया? स्थापना किया। अब आते हैं हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत को पढ़ते हैं। मौर्योत्तरकालीन भारत में हम लोग कौन कौन शासक को पढ़ेंगे? तो गुप्त काल को पढ़ेंगे, राजपूतकालीन भारत को पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के राज्य को पढ़ेंगे। परंतु इस वीडियो में हम लोग केवल गुप्त काल तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में भी बोरिंग होगा और हम लोग भी लगातार नहीं क्लास ले सकते हैं, एक बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए मौर्योत्तरकालीन भारत को आइए देखा जाए।
मौर्योत्तरकालीन आप समझ ही रहे होंगे, यानी मौर्य वंश जब समाप्त होता है उसके बाद भारत में कौन कौन राजाओं का शासक था उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। शुंग वंश देखा जाए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र और विदिशा थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, बार पूछता है। इसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान, पैठन या महाराष्ट्र थी। उसके बाद कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक कौन थे? इसमें से कुषाण वंश के जो है संस्थापक जो है कुजुल खडपिसस थे। पुरुष और जो है पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी। आइए देखते हैं देसी या ब्राह्मण राजवंश और पुष्यमित्र शुंग ने, ब्राह्मण वंश का था ये, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की और बौद्ध स्फूतों भरौद स्फूत का पुनर्निर्माण करवाया। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे, जिन्होंने उनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। शुंग वंश के भागपत्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया, जिसने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है स्थापित किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की जो है नींव रखी थी। यानी कह सकते हैं शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति की भी हत्या किसने किया? वासुदेव ने किया और 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना किया। यहाँ आप देखते होंगे कि जो है शुंग वंश के भागपत्र के दरबार में हेलियोडोरस राजदूत आया था, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, इसे आन सातवाहन वंश भी कहते हैं, की स्थापना किया। सातवाहन काल में राजाओं के नाम के आगे माता का नाम जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी लगाने की सामाजिक प्रथा थी। यानी कह सकते हैं सातवाहन वंश ऐसा था जो इसके शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जो शीशे के सिक्के चलाते थे, लेकिन सोने चांदी के सिक्के जो है वो नहीं चलाए थे। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, शीशे पुटिन के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासकों ने चांदी तांबे के अलावा सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। कलिंग उड़ीसा में चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था, जिसका इतिहास प्रसिद्ध हाथीगुम्बा अभिलेख से मिलता है। अब आइए मौर्योत्तर काल के कुछ विदेशी राजवंश के विषय में देखा जाए। उसी बीच जो है आते हैं, आक्रमण करते हैं हिंद यमन, इंडो ग्रीक कहा जाता था। इसका मुख्य केंद्र साकल में थे, आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में, और सबसे प्रसिद्ध राजा मिनांडर था, इसको मिलिंद भी कहा जाता था। उसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों में शक भी थे। शक राजवंश के यह उज्जैन और तहसीला पर अपना अधिकार प्राप्त किए थे, और इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसने 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख को लिखा था। पहलवों के विषय में कम प्रश्न आते हैं। तहसीला जो है मुख्य रूप से ईरान के निवासी थे, और गुंडू फर्निस जो है सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद कुषाण वंश के राजा आए और जो है पुरुषपुर पेशावर में और मथुरा में दूसरी राजधानी बनाए। सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट देखा जाए भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का लेख, यानी भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने, राजाओं के चित्र अंकित करने का श्रेय किसे जाता है? हिंद यमन को जो है शासकों को जाता है। शक राजा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला जो है सबसे बड़ा और प्रमाणिक अभिलेख है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, जिसने चीन को रोम से जोड़ने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया था। चारों बौद्ध संगतियों का लिस्ट पिछले क्लास में आपको हम दिखाए थे। नेक्स्ट आइए साहित्य, कला और संस्कृत के विषय में देखा जाए। बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा का उदय, बुद्ध की मानव रूप में पहली मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की 2 प्रसिद्ध शैलियों का विकास हुआ। पहला गांधार कला या यूनानी प्रभाव, दूसरा मथुरा कला या पूर्णतः जो है भारतीय। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण कहलाने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बुद्ध चरित्र की रचना किया था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले आयुर्वेद के महान विद्वान चरक ने प्रसिद्ध चरक संहिता नामक जो है चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। भारतीय दर्शन के महान विद्वान नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे, जिन्हें अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र के कारण जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। रोम से आने वाले माल और जहाजों के साक्ष्य
दक्षिण भारत के अरिकामेडु पुडुचेरी के निकट नामक रोमन व्यापारिक जो है केंद्र से मिले हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। गुप्त काल को देखा जाए, गुप्त काल के प्रमुख शासकों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसकी देखिए ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले आए थे जो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया। उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है। उसके बाद यहाँ से जो है चंद्रगुप्त, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम आए थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त किया था। ये उपाधि प्राप्त किए थे और इसके पहले जो भी शासक थे ये लोग जो उपाधि मिला था इनको महाराज की उपाधि मिला था। किसका महाराज की, इनको भी उपाधि महाराज का मिला हुआ था। और कहा जाता है कि ये सामंत थे। सामंत समझ रहे हैं, जैसे कोई राजा किसी राजा को हरा दे, हराने के बाद कहे कि अगर अपने गद्दी पे तुम बैठना रहना चाहते हो या कहो तो तुमको मार दें, तुम दूसरे गद्दी बैठा दें, तो कहेगा नहीं हम हार चुके हैं, अपने गद्दी पे बैठना रहना चाहते हैं। तो वो राजा कहेगा ठीक है, तुम जो है 1000 महीना या जो है 12,000 महीना या कुछ भी निर्धारित कर दे, इतना असरफी, इतना पैसा, इतना टैक्स के रूप में हर साल या हर महीने हमारे दरबार में पहुंचा देना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम ऐसे राज करते रहो। तो ऐसे राजाओं को जो किसी के गुलामी में रहते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। तो गुप्त काल के ये दो राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है सामंत थे। कहा जाता है कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों से हारे हुए थे, कुषाणों के रूप में जो है उनके नियम से राजा करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कुषाणों से यानी ये सामंतवाद खत्म हो गया था और महाधिराज की उपाधि प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का सबसे प्रतापी राजा हुआ था जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्ता। क्या नाम था, जिसका नाम जो है समुद्रगुप्त था, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के जो है एक दो लड़के थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त विषय नहीं आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आए थे, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए थे। ये हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे। आगे देखा जाए राजनीतिक इतिहास और प्रमुख शासक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक, देखिए वास्तविक लिखा है, जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैसे मुगल संस्थापक बाबर था, लेकिन मुगल का वास्तविक संस्थापक अकबर था। जैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। यानी गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत जो है शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की भव्य उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है विवाह किया था। गुप्त वंश के प्रमुख शासक और उनकी उपाधियां आइए देखा जाए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य कहा जाता है और स्कंदगुप्त को जो है क्रमादित्य कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम को सक्रादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्रादित्य भी कहा जाता है। और कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शाखा के से संबंधित था। तो इसी कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, स्थापना किया था, विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। और नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए, इतिहासकार बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत और प्रमाणिक विवरण हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के से जो है मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंतिम रूप से पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के विशेष सिक्के को जो है जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित मेहरौली का जो है लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने से संबंधित है, जिसमें आज तक जो है जंग नहीं लगा है और वो एकदम खुले आसमान के नीचे है। मेहरौली का लौह स्तंभ याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का चक्रपालित के माध्यम से पुनरुद्धार कराया था। गुप्त वंश एक सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
उसमें बीच बीच में कई राजाओं ने निर्माण किया था। जो सुदर्शन झील है वो गुजरात में है, जूनागढ़ में है, और हजारों किसानों की खेती से जो है उसे सिंचित होती थी। जब वो टूट जाता था तो बीच बीच में राजा जैसे स्कंदगुप्त हुए या अशोक ने भी, बाद में जूनागढ़ के बाद में रुद्रदामन ने भी इन सब चीजों को निर्माण कराया था। और जो है स्कंदगुप्त का जो है राज्यपाल था चक्रपालित, उसकी सहायता से करा था। गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली और प्रसिद्ध शासक कौन था? विष्णुगुप्त को माना जाता है। आइए देखा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्न कौन कौन थे। नौरत्न में कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपड़ और वररुचि था। कभी कभी इनका क्षेत्र पूछता है, जैसे कालिदास किससे संबंधित थे? साहित्य व नाटक से। वारामिहिर जो है खगोल विज्ञान ज्योतिष से। धन्वंतरी चिकित्सा व आयुर्वेद से। अमर सिंह जो है कोष्ठाकार और व्याकरण से। छपड़क जो है फलित ज्योति से। शंकु जो है वास्तुकला और शिल्प से। बेताल भट्ट जादू और तंत्र से। और घटकपड़ जो है काव्य व कुटित से। वररुचि जो है व्याकरण और जो है भाषा विज्ञान से संबंधित थे। आइए देखा जाए विज्ञान, संस्कृति और कला पर गुप्त वंश का क्या प्रभाव पड़ता है। कला और साहित्य विज्ञान में अभूतपूर्व विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा और शून्य व दशमलव प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की जो है परिक्रमा करती है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मपुत्र सिद्धांत की रचना की और न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो है प्रतिपादन किया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला और पंचायतन शैली का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर पूर्णतः ईंटों से निर्मित एक प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं, विशेषकर गुफा 16, 17, 19 गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बौद्ध धर्म की बुद्ध की विशाल ताम्र मूर्ति गुप्तकालीन धातु कला का बेजोड़ नमूना है। प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था देखा जाए, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा संस्कृत थी। उनका राजकीय चिन्ह जो है भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त शासकों ने भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं, जिन्हें गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। कल ही क्लास में बताए थे, सबसे पहले शुद्ध सोने का, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का वीट कन्फ्यूशियस ने चलाया था, जो कुचाड़ वंश का था। लेकिन सबसे अधिक सोने का सिक्का, शुद्ध की बात नहीं की जा रही है, गुप्त शासकों ने चलाया और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और भारत में जो अब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज किस राजा के सिक्कों को जो है मानक सिक्का मानते थे? तो बहलोल के सिक्के को मानक सिक्का वो लोग मानते थे। गुप्त काल में समान लेन देन और अर्थव्यवस्था में चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें रुपया या रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिसके शासक को उपरीक कहते थे। जिले के प्रशासनिक प्रधान को विषयपति कहा जाता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे समानता भाग या उदंग कहते थे। इस काल में समाज में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख एक उपजाति के रूप में ओशनम स्मृति में जो है मिलता है। और ये पुस्तक आप 349 से मंगा सकते हैं, इस QR कोड में पेड करके। इसमें डिटेल और भी आपके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास को कवर करते हैं। ये दूसरा भाग इतिहास का समाप्त होता है। हम लोग तीसरा भाग जल्द ही आपको देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।